सौंदर्य की नदी नर्मदा। अमृतलाल बेगड़। कोलियाद से भरूच। यह ठीक है कि नदी के दो किनारे होते हैं, पर हमारे काम तो वही किनारा आता है जो हमारी ओर होता है। हम यहाँ नहा सकते हैं, बच्चे तैर सकते हैं, पनिहारी ने पानी भर सकती है, किसान अपने खेतों के लिए पानी ले सकते हैं। हमारी ओर का किनारा हमारे लिए अनेक प्रकार से कल्याणकारी है। सामने तट का हमारे लिए वैसा कोई उपयोग नहीं। यहाँ के बैठे बैठे केवल उसके सौंदर्य को देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नदी सत्य है, हमारी ओर का किनारा शिव है और सामने का किनारा सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य की नदी के एक किनारे का नाम है शिवम, दूसरे का नाम है सुंदरम। किंतु जो सामने किनारे रहते हैं उनके लिए उनका किनारा शिवम और हमारा किनारा सुंदरम। हमसे ठीक उल्टा, लेकिन दोनों सही। इसलिए जब राह चलते अनिल ने मुझसे पूछा कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो मैंने कहा कि मान लो मैं विश्वास करता हूँ और तुम नहीं करते, तो मैं भी सही और तुम भी सही। अनिल ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी हम नर्मदा के दक्षिण तट पर हैं, यह भी सच है, और उत्तर तट पर हैं, यह भी सच है। अब अभय मुनि नहीं है, इसलिए आचार्य का पद मुझे प्राप्त हुआ है। कहा, ऐसी स्थूल बातों में सच नहीं, लेकिन कुछ एक सूक्ष्म बातों में यह सच हो सकता है। एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी दोनों सच हो सकते हैं। ऐसे विषयों में आप किस जमीन पर खड़े हैं, आपकी स्थिति क्या है या आपकी मनोस्थिति क्या है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जिन्हें पूर्वजन्म की मान्यता से जीवन में बल मिलता हो, उनके लिए यह वरदान के समान है। आखिर यह श्रद्धा का विषय है, तर्क का नहीं। इसलिए ऐसी बातों में यह ही सच है, ऐसा कहने की बजाय यह भी सच हो सकता है, ऐसा कहना ज़्यादा उचित होगा। ऐसे विषयों में ही नहीं, पर भी है। थोड़ी देर रुककर कहा, कभी कभी लगता है कि हमारा यह शरीर मानो नदी किनारे का एक गांव है। जो जो नदी आगे बढ़ती है, एक के बाद एक गांव आते जाते हैं। उसी तरह अनेक देहों में से होती हुई जीवन नदी आगे बढ़ती जाती है। अंत में नदी समुद्र में मिल जाती है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। जब ऐसे विचार आते हैं, तब पुनर्जन्म में विश्वास करना अच्छा लगता है और प्रमाण मांगने की इच्छा भी नहीं होती। अनिल मेरी बात ध्यान से सुन रहा था। बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, तो कभी यह विचार भी आता है कि पूर्व जन्म हमें अतीत की ओर ले जाता है और पुनर्जन्म भविष्य की ओर। मैं तो वर्तमान में ही रहना पसंद करूँगा। इसी जन्म में कुछ वर्ष बाद क्या होगा, इसका तो पता नहीं। तब दूसरे जन्म की चिंता क्यों करें? जब इस तरह के विचार मन में आते हैं, तब पुनर्जन्म में विश्वास करना अनावश्यक सा लगता है। इसलिए आज तक मैं तय नहीं कर पाया हूँ कि मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ या नहीं। फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लें कि मैं विश्वास करता हूँ और तुम नहीं, तो मैं भी सही और तुम भी सही। ऐसी बातों में ही नहीं, पर भी है। चलते चलते थक जाते तो कहीं छाया में बैठ जाते, कुछ देर कुछ ना कुछ बातें करते हैं ताकि अधिक से अधिक समय तक बैठने को मिले। कड़ी धूप में कोलियाद पहुँचे। गांव के एक तालाब के किनारे पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम रहा। जगह साफ सुथरी है, सभी परिक्रमा-वासी यहीं रुकते हैं। रात को भोजन से निवृत्त होकर बैठे थे कि लोगों का आना शुरू हुआ। स्त्री पुरुष सभी आए। पता चला कि ये सभी स्वाध्याय परिवार के सदस्य हैं और सप्ताह में एक बार यहाँ एकत्र होते हैं। सभी अनुशासित ढंग से बैठ गए और काफ़ी देर तक संस्कृत श्लोकों का संवेद स्वरों में पाठ करते रहे। भजन भी हुए। फिर एक सज्जन ने खड़े होकर कहा, आज जो परिक्रमावासी यहाँ हैं, उनमें एक शिक्षक है, बाकी उनके छात्र हैं। मेरी उनसे विनती है कि वे हमसे कुछ कहने की कृपा करें। मैं गुजराती में ही बोला, भाइयों और बहनों, आपका संस्कृत श्लोकों का सस्वर पाठ हमें बड़े मनोयोग से सुन रहे थे। खूब अच्छा लग रहा था। कल जागेश्वर में हमने स्त्रियों को गरबा करते देखा, आज आप लोगों को गाते सुना। यह बहुत बड़ी बात है। आप किसी को गाते नहीं सुन रहे हैं, स्वयं गा रहे हैं। किसी को नाचते नहीं देख रहे हैं, स्वयं नाच रहे हैं। खुद नाचना गाना प्रथम दर्जे का आनंद है। टीवी पर दूसरों को नाचते गाते देखना दूसरे दर्जे का आनंद है। हमें दर्शक नहीं, हिस्सेदार होना चाहिए। सक्रिय सृजनात्मक आनंद ही सच्चा आनंद है। वही आज मुझे देखने को मिला। बड़ी खुशी हुई। सभी मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे। पहले आनंद की हर चीज़ बाहर थी, नदी, पहाड़, जंगल, तीर्थ, फूल, पक्षी। अब सब कुछ अंदर है, टीवी के डिब्बे में। टीवी ने हमें घरघुसरा और निष्क्रिय बना दिया है और बदले में हमें आनंद भी नहीं दिया, आनंद का छिलका पकड़ा दिया। मैं बड़े आवेग के साथ बोला जा रहा था। कहते हैं अखियाँ हरिदर्शन की प्यासी रही होंगी कभी, अब तो वे हैं टीवी की प्यासी। टीवी हमारे दिमाग में कितना कूड़ा ठूसता है, कितना मानसिक प्रदूषण फैलाता है। मैं टीवी पर और भी हमला करने वाला था, तभी मुझे ख्याल आया कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। मुझे यहाँ टीवी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं कहा गया है। फिर इस गांव में तो टीवी है भी नहीं। मेरी तलवार की धार तीक्ष्ण है, पर सामने शत्रु ही नहीं है। हालांकि लोग बड़े चाव से सुन रहे थे।
फिर भी मैंने विषय बदल लिया और नर्मदा परिक्रमा के संस्मरण सुनाए। अंत में लोगों ने प्रश्न पूछे तो उनके जवाब दिए। लोगों ने कहा, आप तो बहुत अच्छी गुजराती बोलते हैं। अनिल ने कहा, आप जो कुछ बोले वह सब हमारी समझ में आ गया, पर यहाँ के लोगों की गुजराती समझ में नहीं आती। दरअसल यहाँ के लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, कभी कभी तो कुछ शब्द मुंह में ही रह जाते हैं। उच्चारण में भी फ़र्क पड़ता है, वरना हिंदी और गुजराती में अंतर ही क्या है। मालवी, निमाड़ी और राजस्थानी सुनने पर प्राय भ्रम हो जाता है कि हम गुजराती सुन रहे हैं। जैसी मालवी, निमाड़ी या राजस्थानी वैसी ही गुजराती भारत के एक छोर पर स्थित होने के कारण स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित हो गई, वरना गुजराती भाषा और लिपि दोनों हिंदी का ही सरल रूप हैं। जब से गुजरात में आए हैं, आश्रय स्थल खोजना नहीं पड़ता। हर जगह मंदिर और उससे लगी धर्मशालाएं मिल जाती है। सदाव्रत की भी सुविधा रहती है, लेकिन नुकसान यह है कि ग्रामीणों से आत्मीयता नहीं हो पाती। पहले पटवारी के घर, कोटवार या किसी अन्य ग्रामीण के घर ठहरते थे तो उसके पूरे परिवार के साथ घरोबा हो जाता था। अब वह नहीं हो रहा है। भाग्य से आज इस गांव के भाई बहनों के साथ वही आत्मीयता हो गई है, तो और भी अच्छा लग रहा है। सवेरे चल दिए। जब तक दक्षिण तट पर थे, चलना पूर्व से पश्चिम की ओर होता था, इसलिए सूर्य दोपहर तक पीठ के पीछे रहता था। दोपहर के बाद ही उसका सामना करना पड़ता था। अब उत्तर तट पर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, इसलिए सुबह से ही सूर्य की तीखी किरणों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में एक ग्रामीण का साथ हो गया। पूछा, कहाँ जा रहे हो? गांव का नाम बताकर उसने कहा, वहाँ मेरी बहन रहती है, आज भाई दूज है ना, बहन की खोज खबर लेने जा रहा हूँ। ऐसा भाई हर बहन को मिले। तीसरे पहर भारभूत पहुँचे। भारभूत नर्मदा तट पर है और तट पर ही मंदिर और धर्मशाला है, वहीं रहे। नदी में ज्वार भाटे का खेल चलता रहता है। भोर होते ही चल दिए। रास्ता प्राय नदी के किनारे से है। खेतों में फसल नहीं है, हर जगह झुलसी हुई जमीन है। जब हमारी यात्रा समाप्त होगी तब मेरे तीनों साथी सीधे जबलपुर निकल जाएंगे। मैं 3 दिन बाद निकलूँगा। वहीं रहे। नदी में ज्वार भाटे का खेल चलता रहता है। भोर होते ही चल दिए। रास्ता प्राय नदी के किनारे से है। खेतों में फसल नहीं है, हर जगह झुलसी हुई जमीन है। जब हमारी यात्रा समाप्त होगी तब मेरे तीनों साथी सीधे जबलपुर निकल जाएंगे। मैं 3 दिन बाद निकलूँगा। मैंने अनिल से कहा, जब तुम सामान पहुँचाने घर जाओगे तब मुझे ना देखकर स्वाभाविक ही मेरी पत्नी के बारे में पूछोगे। पत्नी मेरे बारे में पूछेगी, तब तुम कहना कि हमारे सर तो सन्यासी हो गए। कहना, यात्रा में 2 सन्यासियों का साथ हो गया था। सर उनसे इतने अधिक प्रभावित हो गए कि कहने लगे, अब मैं भी सन्यास लूँगा। यहाँ थोड़ा रुकना, गुरु पत्नी के चेहरे के भाव देखना, फिर कहना, हम लोग तो सुनकर अवाक। सर को हठात यह क्या हो गया? हमने उन्हें बहुत समझाया, हम लोगों के कहने से तो नहीं माने, पर स्वयं सन्यासी और मंदिर के पुजारी जी ने भी उन्हें बहुत समझाया, बल्कि डांटा। तब कहीं उन्होंने अपना विचार बदला। कहने लगे, अच्छा सन्यास तो नहीं लूँगा, पर बाकी बची हुई परिक्रमा पूरी करके ही घर लौटूंगा। आप चिंता ना करें, सर 3-1 महीने में आ जाएंगे। इतना कहकर रुक जाना। गुरु पत्नी का रुआंसा चेहरा देखकर चुप हो जाना और मेरा पत्र दे देना। पत्र में मैं लिख ही दूंगा कि मैं 3 दिन बाद आऊँगा, फिर जल्दी से खिसक लेना। बोलो, कह सकोगे? अनिल ने कहा, मुझसे यह काम ना होगा। जानता हूँ अनिल नहीं कह पाएगा। अनिल और श्यामलाल वैसे ही बहुत कम बोलते हैं। अनिल तो बिना बोले सारा का सारा दिन निकाल सकता है, इतनी बात कहाँ से कह पाएगा। थोड़ी बहुत उम्मीद मलय से है। क्यों मलय, तुम क्या कहते हो? मैं कह दूंगा। शाबाश, लेकिन रोनी सूरत बनाकर कहना, वरना भांडा फोड़ हो जाएगा। हो सके तो 2-4 आंसू भी ठुरका देना। मलय ने बीड़ा जरूर उठाया, पर कह बह भी न सका। इस प्रकार यह नाटक लिखा तो गया, पर खेला नहीं गया। भरूच पहुँचते पहुँचते हमें दोपहर हो आई। यहाँ की धर्मशाला भी नर्मदा तट पर है। नदी में पाल वाली नावें तैर रही हैं या तट पर विशाल निश्चल खड़ी हैं। यहाँ भी नदी में ज्वार भाटे का खेल चलता रहता है। थोड़ी देर पहले जहाँ पानी होता है वहाँ रेतीला कछार निकल आता। पानी कभी उस तट तो कभी इस तट। लगता है नर्मदा 2 किनारों के बीच झूलती रहती है। भरूच में बड़ी गंदगी है। पहाड़ों और खेतों की स्वच्छता में रमने के बाद शहर मुझे बड़ा निराशाजनक लगा। लेकिन यही भरूच कभी पश्चिम भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह रहा है। तब इसका नाम भृगु कक्ष था। देश विदेश के जहाज यहाँ आते थे। इसका व्यापार एशिया और यूरोप के कई देशों के साथ रहा। तब कैसा वैभव, कैसी समृद्धि रही होगी इस नगर की। आज भी यह नर्मदा तट का शायद सबसे बड़ा शहर है। अब पाठकों से विदा लेने का, सभा विसर्जन का समय आ गया है। यह यात्रा तो हमने आगे नारेश्वर में समाप्त की, परंतु यह वृत्तांत यहीं पर समाप्त करता हूँ। जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। नर्मदा के राशि राशि सौंदर्य में से मैं थोड़ा सा सौंदर्य ही ले सका हूँ। सामने तो अथाह सागर है,
पर हम उतना ही तो ले पाते हैं जितना हमारा पात्र होता है। व्यक्त तो और भी कम कर पाया हूँ। नर्मदा का समग्र रूप मैंने देखा ही कहाँ। उसके तट पर चातुर्मास नहीं किया, उसकी उफनती हहराती धारा के साथ नहीं रहा, उसके पहाड़ों जंगलों की हाड़ कँपाने वाली सर्दी का अनुभव नहीं किया। परिक्रमा वासियों को भिक्षा न मिलने पर जिस क्षुधा का अनुभव करना पड़ता होगा, मैंने उसे अनुभव नहीं किया। परिक्रमा के नियमों का पालन नहीं किया, ना नंगे पैर चला, ना भिक्षा मांगी, परिक्रमा भी पूरी नहीं की। फिर भी जो देखा वह भी तो कम नहीं। मैंने नर्मदा को प्रकट होते देखा, अन्य नदियों से पुष्ट होते देखा और समुद्र में लुप्त होते देखा। नर्मदा को मैंने किनारों से बतियाते सुना, चट्टानों पर लिखते देखा और रेत पर बेल बूटे काढ़ते देखा। उद्गम से संगम तक की तो पूरी पदयात्रा की। उन दिनों की याद मुझे आज भी रस विभोर कर देती है। घर बार, कुटुंब, कबीला, नौकरी चाकरी, सब कुछ भूलकर जीवन में कितने ही दिन मैंने बड़ी मस्ती से नर्मदा तट पर बिताए हैं। मैं नर्मदा को रोज़ देखता और रोज़ मुझे वह नई मालूम होती। सुबह से शाम में चलता रहता और सांझ होने पर अनजान आदमियों के दरवाजे खटखटाता। मैं उन भोले भाले ग्रामीणों के घर रहा, जिनके निश्चल हृदयों में नर्मदा की ही छवि पाई। उनके प्यार की अनुभूति सदा के लिए मेरे मन में बनी रहेगी। मुझे लगता है कि वहाँ से उनका प्यार आज भी मुझ पर बरस रहा है। मैं उन परिक्रमा वासियों के साथ भी चला जो रूखा सूखा पेट अधपेट खाकर लंबी तान कर सोते थे और सवेरा होते ही अपने कंधे पर गठरी लाद कर आगे बढ़ते थे। मैं नर्मदा का आंशिक सौंदर्य ही देख सका, पर सोचता हूँ, जब आंशिक सौंदर्य इतना है तब पूर्ण सौंदर्य कितना होगा। नर्मदा तट से लौटता तो नर्मदा मेरी आंखों के आगे झूलती रहती, उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती। नर्मदा मेरी रग रग में प्रवाहित होती रहती, इसलिए मेरा मन चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता है, सुनिए, मैं नर्मदा तट से आ रहा हूँ, उसके सौंदर्य का थोड़ा सा प्रसाद लेकर आया हूँ, लीजिए। और अगर अधिक पाने का मन करे तो एक दिन पौ फटने पर अपने घर का दरवाज़ा बंद करके सीधे नर्मदा तट की ओर चल दीजिए। सुन रहे हैं ना आप लोग, मैं नर्मदा तट का वासी बोल रहा हूँ। माँ नर्मदे, बार बार तुम्हारे तट पर आता रहूँगा, हो सका तो शेष परिक्रमा भी पूरी करूँगा, लेकिन लिखना यहीं समाप्त करता हूँ। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे तट पर आता था, कई कई दिन चलता था, फिर घर वापस आ जाता था, लेकिन एक बार ऐसा आऊँगा कि वापस नहीं जाऊँगा, हमेशा के लिए मीठी नींद सो जाऊँगा, तब थपकी देकर सुला देना। बस यही एक आकांक्षा है, इसे पूरी करना माँ। जय नर्मदा। सौंदर्य की नदी नर्मदा।